जैसा कि अभी पहले वीडियो में बनाया था कि मैंने कहा था कि जैसे कोरोना होने के कारण प्रकृति का दोहन बहुत अधिक कम हो गया था, जिससे प्रकृति अपने आप को वापस पुनर्निर्माण में अ, अपने आप को पुनः स्थापित कर रही थी, जिससे मतलब ये कह सकते हैं कि मनुष्य जब प्रकृति का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने लगता है, इसका उपयोग करने लगता है, तो प्रकृति का स्वरूप ही बदल जाता है। जिसकी निम्न कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति के बदलाव के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि, लगातार जनसंख्या बढ़ती जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने के कारण मानव की जो जीवन शैली है वो बेहतर हो गई है। जन्म दर मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिसके कारण बीमारी, सूखा, जैसे युद्ध से होने वाली मौतें ये कम होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मृत्यु दर में गिरावट आ गई है और मनुष्य जनसंख्या में वृद्धि होती गई। तो जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, मानसिक और सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं आने लगी, जिसके कारण भी प्रकृति पे फर्क पड़ता है। दूसरा होता है वन्य आरोपण। वनों का अर्थ होता है वन्य आरोप आरोपण का मतलब होता है वनों की अधिक से अधिक कटाई, जिसके कारण वनों का सफाया होते जा रहा है, या मनुष्य वनों की कटाई में बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि वृक्षों को काटना, जलाना या भूमि में बहुत अधिक खेती के लिए जंगलों को साफ करना, जिसके कारण उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है और फसलें उगाने के लिए वो वनों में कटाई करने के साथ साथ उस ऐसे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर किस्म के होते हैं, या उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। और जिसके कारण बड़े बड़े वनों को काटने के कारण फिर वो बांधों का निर्माण करता है, या विद्युत परियोजनाओं का, बिजलियों का, रेलगाड़ियों, सड़क का, ऐसे आवास के लिए क्षेत्र का जब विकास करता है तो वो वृक्षों की कटाई के साथ साथ वनों को भी नुकसान होता है। भारत में जो पर्यावरण संतुलन है, लगभग 33% भाग जो वन है वो आज केवल मात्र 21% भूमि ही रह गई। हिमालय में 21% ही अब वो वन रह गया है, जिससे भूमि का अपरदन अधिक बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद आता है अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है पशुओं के द्वारा वनस्पति का इफेक्टिंग ग्राजिंग, जिसके कारण होता है मनुष्य जब वनस्पति पशु बहुत अधिक चरता है या बहुत अधिक खाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वनस्पति खत्म जल्दी हो जाती है, परंतु पैदावार उसकी धीमी मात्रा में होती है, जिसके कारण क्या होता है कि भूमि की जो पकड़ होती है या जो उसकी क्षमता होती है वो खत्म होती जाती है। और भूमि के अंदर ऐसी मिट्टी है जो कि पानी कम सोखती है, क्योंकि उसकी उर्वरक शक्ति कम होती जाती है, जिससे भूमि की बनावट पे भी असर होता है। उसके बाद आता है हार्मफुल एक्सपेरिमेंट द एग्रीकल्चर। मतलब जब खेती के लिए हम कीटनाशक आदि दवाइयों का उपयोग करते हैं, खेती के लिए हम, क्योंकि भोजन, जनसंख्या बढ़ती है तो भोजन की मांग भी बढ़ती है, और भोजन की मांग बढ़ने के कारण उसमें अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, खरपतवारों, तो जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है जाती है, और जो खेती में पर्याप्त जो उर्वरक लवणीय पदार्थ होते हैं वो पानी की मात्रा में बह जाते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है। तो हमें कम से कम मिट्टी में पोषक तत्वों जो आजकल हम देखते हैं कि सब लोग अधिकतर जैविक खाद पे या जैविक फार्मिंग पे बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसकी मिट्टी की गुणवत्ता पहले से इतने रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने के कारण हमने मिट्टी की उर्वरक शक्ति या उसकी गुणवत्ता खत्म कर दी है। तो हमें कम से कम मिट्टी में या कृषि में कम से कम कीटनाशक दवाइयों का डालना चाहिए। उसके बाद आता है एक सेकंड। उसके बाद
जिसके कारण क्या होता है, अर्बलाइजेशन मतलब खनन, शहरीकरण, जो शहरीकरण होता है नगरों का, भूमि पर जब ग्रामीण क्षेत्र के जो समीप होते हैं, जब लोग उन शहर जाते हैं या काम धंधे के लिए जाते हैं, तो लोग उन गाँव को छोड़ के नए नए शहरों में जाते हैं, तो शहरीकरण का विकास होता है, जिसके कारण हम कृषि भूमि या चारागाह भूमि पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि भूमि तो सीमित मात्रा में होती है, परंतु लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो भूमि का क्षेत्र भी या आवासीय क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो नगरों का विकास दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। यातायात की सुविधाएं बढ़ती जा रही है, रेल, अस्पताल, सड़क, दफ्तर, ये केंद्र बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसके कारण भी प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, और जिसमें इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। भारत के जो चार जैसे महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पे करीब करीब 600 करोड़ 6 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, और ये महानगर में तरह तरह की असुविधाएं, जैसे पीने का पानी, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी, अशांति, भूखमरी, गरीबी, इस तरह के हम देखते हैं कि नगरीकरण होने के साथ साथ हम विकसित तो हो रहे हैं, परंतु हमें उसके साथ साथ कई नुकसान भी हो रहे हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द एक्सटेंशन द ऑफ स्लम्स, मतलब उद्योग धंधे तो हमने बढ़ा लिए हैं, परंतु उसके साथ साथ हमने झुग्गी झोपड़ियाँ या गरीबी की रेखा भी गरीबी स्तर भी बढ़ा दिया है। जब हम देखते हैं कि वर्तमान में हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, कई वस्तुओं का या कारखानों का वृद्धि करते हैं, तो उसके साथ साथ जो उद्योग स्थापित करते हैं उसमें औद्योगिकरण करते हैं। एक तो होता है, एक और जहाँ कृषि या वन की जो उपयोग होते हैं, वहीं दूसरी ओर मशीनों को भी हम उपयोग करते हैं, जिससे भूख मिटाने या कच्चे मालों को वनों से उपलब्ध कच्चे माल को उपयोग करके हम उस पर मैन्युफैक्चरिंग करके या उसको नवीनीकरण देके हम उस कारखानों का उपयोग करते हैं, तो जिससे वो उस कारखानों से निकलने वाली जो गैसें होती है वो वायुमंडल में जाकर गैसों का असंतुलन बिगाड़ती हैं, जिसके कारण कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज़मीन में छोड़ दिए जाते हैं। दूषित पानी जो नदियों में बहा दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनुष्य के जीवन पर प्रभावित करता है, जैसे औद्योगिक से जल, वायु, ध्वनि, भूमि, ये सारी चीज़ें इनके प्रदूषण के ये केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि जो धुएं से रासायनिक गैस निकलती है वो भी रेडियोधर्मी, उससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें निकलती है वो भी रेडियो एक्टिविटी जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारत में जैसे हम देखें तो कलकत्ता जो महानगर है, हुलगी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो स्टील के कारखाने, जहाँ पे रसायन कारखाने, तो कागज़ के ये जो इन नदियों उनसे जो पानी निकलता है वो सीधे नदियों में जाकर बहता है, जिससे गंगा नदी भी या और भी भारत की कई नदियाँ हैं जो दूषित हो जाती हैं। तो एक और जहाँ हम उद्योग धंधे हमें वरदान देते हैं, वहीं दूसरी ओर वो उद्योग धंधे पर्यावरण के लिए भी अभिशाप होते हैं। कंस्ट्रक्ट इसके बाद आता है बांधों का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुलगी डैम, बांधों का निर्माण, जो कि देखते हैं कि हम जब नदियों में विस्फोटक रूप से जब आबादी बढ़ रही है, तो प्राकृतिक तौर पे हम संसाधनों का दोहन करते हैं, जैसे वन, भूमि, खनिज, इन सभी चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में हम इसका दोहन करते हैं, तो इसके जल विद्युत बनाते हैं, मत्स्य पालन के लिए, नौका विहार के लिए, तो इन बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए हम नदियों पर बांध बनाते हैं, जिससे लगभग 700 बांध, हमारी भारत देश स्वतंत्र होने के बाद 700 बांध अभी तक बनाए जा चुके हैं, जहाँ पर बिजली का निर्माण भी होता है और जल संग्रहण से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी होती है, और जैसे मनोरंजन, जैसे नौकायान या नौका आप कहते हैं, जैसे मछली पालन, ये सारी चीज़ें बांध बनाने के कारण ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। जब किसी नदी या घाटी योजना का प्रारंभ किया जाता है, तो बांध का निर्माण के लिए कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था, सड़क निर्माण, रेल लाइन या जितनी भी आदि आवश्यक हो जाते हैं, तो इसके लिए निर्माण स्थल के लिए
आसपास के क्षेत्र की हरियाली भी गायब हो जाती है, क्योंकि उनको आवास रहने के लिए तो वहाँ को जंगल काट कर उनको रहने के लिए घर आवास बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हम बांधों का निर्माण, विशाल बांध का कृत्रिम रूप से हम जल इकट्ठा तो कर सकते हैं, परंतु वो भूमि, जो कृषि भूमि होती है वो डूब जाती है, और बांध से निकली गई नहरें जो पानी से जमीन का जो नहरों से जो पानी निकलता है उसमें जमीन का खारापन बढ़ जाता है, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि बांध और नहरों में जो लगातार पानी भरा रहने के कारण वो भूमि जो रहती है, क्योंकि लगातार जब पानी भरा रहता है तो वो भूमि दलदल हो जाती है या उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, जो कि खेती के लिए उपयोग में नहीं होती है। तो वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, या मतलब वहाँ पे जो बस्तियाँ स्थापित होती है वो कई, तो ऐसे जैसे उनके लिए भी खतरा होता है, क्योंकि कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब इकट्ठा हो जाता है बांधों में तो वहाँ पे भी विस्फोटक तरीके से पानी बढ़ जाता है या बाढ़ों का रूप धारण कर लेते हैं। तो जैसे जैसे भाखड़ा बांध है, पोंग बांध है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो मनुष्य के द्वारा स्थापित किए गए बांध है, ये जो वन्य जीवों के लिए विनाशकारी होता है और कृषि भूमि के लिए कमी हो जाती है। अतः हमें बड़े बड़े स्थानों पे ये छोटे छोटे बांध या कम लागत बनाना अच्छा होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे अभी पर्यावरण से जो परेशानी कम होती है, तो उसके लिए हमें जो निर्माण कार्य है वो करने चाहिए, परंतु उनको कम मात्रा में करनी चाहिए, या मतलब सीमित मात्रा में करनी चाहिए। जैसे कि आपने इंदिरा सागर बांध है, सरदार सरोवर है, तो इनमें कई ऐसे गांव हैं, हरदा है, अभी उदाहरण के तौर पे देखें तो हमने वहाँ पे बांध बनाए, तो कई गांव ऐसे होते हैं कि बांध बनाने के चक्कर में गांव वो डूब में चले जाते हैं, तो वो उनके परिवारों को भी विस्थापित होना पड़ता है या उस गांव छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे कई दिक्कतें परिवारों को भी या मनुष्य को भी उठानी पड़ती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप लोग बता दें मुझे।